खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की। निजामुद्दीन औलिया मन में बसत है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया मान में बसत है, निजामुद्दीन औलिया मन में बसत है। अब लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, अरे लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो, लाज राखो मोरे घूंघट पट की, लाज राखो मोरी घूंघट पट की, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की। डगरा पन घट की ही। आदाब। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे बहुत जानी मानी और मशहूर गज़ल गायकी में एक बड़ा नाम कह सकते हैं, और सूफ़ी म्यूज़िक को या सूफ़ी संगीत को, या फिर आप ये कहिए कि सूफ़ियों के लिए जो कुछ लिखा गया है उसको एक नए अंदाज में गाने के लिए मशहूर है। हमारे साथ हैं बहुत ख़ास मेहमान इंदिरा नाइक। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब जी। तो शायद मुझे लगता है कि दिलचस्प होगा आपसे ये जानना कि किस तरह से आपकी कैरियर की शुरुआत हुई है, कहाँ से आपने तालीम ली है। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि एक बुनियादी तालीम हर तरह की, जैसे हम आम तौर से किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए भी एक तालीम हासिल करते हैं, वैसे ही जब कोई गायकी में आना चाहता है, चाहे वो फिल्म गायकी हो, गज़ल गायकी हो, या तमाम तरह की गायकी हो, क्लासिकी गायकी हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक तालीम लेते हैं। तो कहाँ से एक तो आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से आपको लगा कि आपको गाना चाहिए, और किस तरह से ये इस कैरियर की शुरुआत होती है, सबसे पहले वहाँ से आप हमें बताएं। देखिए, मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों आर्टिस्ट हैं। मेरे पिताजी सरोद बजाते हैं, अली अकबर जी के शागिर्द थे, तो बचपन से संगीत का माहौल तो था घर पे। और मेरी माँ भरतनाट्यम सिखाती है, तो मैं डांस भी सीखा है, नृत्य करीब 25 साल। पर मेरा झुकाव हमेशा संगीत की तरफ रहा, और स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी में ट्रॉफीज़ जीतती गई। तो बस लोगों ने मेरे हुनर को काफ़ी सराहा और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करती रही, और एक तरफ कंटिन्यूसली सीख रही थी अलग अलग उस्तादों से। मतलब किसी को अगर आप याद करना चाहें। मेरे पहले गुरु थे सत्यनारायण सिंह, जिन्होंने मुझे राग 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 की बढ़त कैसे करना, वो सबसे बड़ी बात है तालीम में। राग को कैसे इसका विस्तार करना, वो सिखाया। फिर मेरे दूसरे गुरुजी आए, महेंद्रजीत सिंह, जो अभी भी हैं, वो मुझे वॉइस क्वालिटी, वॉइस कल्चर में दिखा रहे थे। और फिर पंडित दयाल ठाकुर हैं, वो भी पटियाला गायकी में अलग अलग। आपका ताल्लुक भी पटियाला घराने से? हाँ जी, राइट। तो ये बड़े 3 बड़े गुरु थे जिनसे मैं करीब 5-5, 6-6 साल सीखी हूँ। और फिर पंडित विट्ठल राव भी हैं, हैदराबाद के बहुत मशहूर गज़ल गायक, तो उनसे मैं गज़ल सीखने जाती थी हैदराबाद। तो जहाँ तलाश है वहाँ तो आपको राह है, और
उस तरह की पाकीज़गी या तो उसकी तरफ की तरीके की तासीर होनी चाहिए, है ना, या तड़प होनी चाहिए सीखने के लिए, तो फिर आपको ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, यू नो। अच्छा भैया, आमतौर से होता ये है कि गायकी में ख़ास तौर से हमारे ज़माने में तो बिल्कुल होता है कि लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं, बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। वो कौन सा ज़माना रहा होगा जहां आपने गज़ल गायकी की तरफ देखा और इस तरह की चीज़ों को अपनाने की कोशिश की? देखिए, गज़ल गायकी में आपका खुद का जो एक आइडेंटिटी है वो बाहर आती है। अब फिल्म के गानों में क्या होता है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आपको कहता है उसको वैसी एग्जैक्टली नकल करके गाना है, उसको कंपोजिशन को बढ़ावा दिखाना है, राइट। पर गज़ल में या आप एक तो पहले आपको उर्दू आनी चाहिए और फिर उर्दू के अल्फाज अच्छे आने चाहिए और कहाँ बढ़त करनी है। तो अगर आपको एक जैसे एक आर्टिस्ट अपनी अलग पहचान करनी हो, तो या तो आप अच्छा, बॉलीवुड में भी स्कोप बहुत है, पर हम जैसे जो एक्सटेम्पोर गाते हैं वो कलाकार बहुत कम है, क्योंकि एक ही गज़ल को अलग तरीके से गाना, उसके अलग अलग बढ़त करना। अभी रंजिशी सही हर 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 कलाकार गाता है, कोई मेहदी हसन बनता है, कोई नहीं बनता, कोई रूना लैला भी इसको गाती है, राइट। तो हर एक अपने तरीके से अपनी आइडेंटिटी उसमें डाल के गाती है। या आबिदा परवीन है, वो भी तो कितनी चीज़ें गाती है जो आजकल लोग उसको कॉपी भी करते हैं, पर हर एक अपने तरीके से उसको पेश करता है। या तो बड़े बड़े जो, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि बॉलीवुड के लिए अगर आप गाते हैं या उस तरह के नगमों को गाते हैं तो फिक्स्ड होता है। हाँ, मतलब क्रिएटिविटी आपकी कहीं ना कहीं महदूद होती है। हाँ, वो लिमिटेशन होती है म्यूजिक डायरेक्टर की चॉइस पर। जी। तो यहाँ किस तरह से क्रिएटिविटी को आप निकाल सकते हैं? वो सब कुछ आप पे होता है या कलाम भी गाइड कर रहा होता है? कलाम, बेहतरीन कलाम होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज भी आप देखिए तो जो फिल्म में जो गज़लें थी, एक बहुत बड़ा उनका हिस्सा था। आजकल के बच्चों में भी, या तो आजकल के जो 40s 50s वाले उम्र के लोग हैं, मदन मोहन जी की बात करें या तो गुलाम मोहम्मद, वो सब गज़ल, नौशाद जी, वो गज़ल का ही एक तरीका था फिल्म में रहना, है ना। पर वो कम होता गया क्योंकि अभी बीट इम्पोर्टेंट है, हिट इम्पोर्टेंट है, पर और पोइट्री इम्पोर्टेंट थी, राइट, पहले के गानों में। आजकल पोइट्री की हार्डली कोई कुछ गाने हैं जिसमें वाकई में बहुत अच्छी पोइट्री है, बट बाकी तो पार्टी सॉन्ग और डिस्को सॉन्ग और एक पंजाबी गाना ये होना ही चाहिए, है ना। तो हम आएंगे उस तरफ भी कि किस तरह से लिरिक्स को कम किया गया है या महदूद किया गया है, या गज़ल गाने के लिए अच्छी पोइट्री होना और उस पर कंपोज करना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम पोइट्री की तरफ आएंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने उन दिनों को याद कीजिए जब आपने कोई यादगार या आपके लिए पहली बार ऐसा कुछ रहा होगा जो आपने गाया होगा। वो कलाम मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सुनने देखने वालों के सामने ज़रा सा अगर गुनगुना पाएँ। तो मेरी एक्चुअली गज़ल देखा जाए तो ये हसरत जयपुरी साहब ने लिखी थी और नज़म के फॉर्म में है, पर बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। और मैंने तुमको चुन लिया, नजर नजर की बात है, मैंने तुमको चुन लिया, नजर नजर की बात है। तीर दिल पर खा लिया, तीर दिल पर खा लिया, जिगर जिगर की बात है। मैंने तुमको चुन लिया, नजर नजर की बात है। ये तो मेरी बहुत ही पहले वाली गज़ल है। जी जी। फिर एक है वो कहते हैं, हाँ रंजिश की बातें भुला दे, वो कहते हैं, हाँ रंजिश की बातें भुला दे, मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुरा दे, वो कहते हैं, हाँ रंजिश की बातें भुला दे। जवानी अगर जावेदानी हो या रब, जवानी अगर जावेदानी हो या रब, तेरी सादा दुनिया को जन्नत बना दे, तेरी सादा दुनिया
को जन्नत बना दे, मोहब्बत रहे, खुश रहे, मुस्कुरा दे, वो कहते हैं हाँ रंजिश की बातें भुला दे। तो अभी हम बात भी कर रहे थे पोइट्री की या शायरी की, तो मेरा सवाल बेसिकली शायरी के बारे में ही है कि अभी के ज़माने में, पहले जहाँ से अभी आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने हजरत जयपुरी का नाम लिया, तो उस ज़माने में दूसरे बड़े शायर भी थे या दूसरे बड़े शायरों के कलाम भी थे जिसको बहुत सारे लोगों ने गाया, आपने भी गाया। अगर अभी आप देखें, अभी आपको दिखता है कि उर्दू शायरी हो या सिर्फ शायरी हो, वहाँ कोई कहीं इस तरह का कलाम हो जहाँ से आपको लगे कि इसको गाना चाहिए, या फिर अब आपको पीछे ही पलटना पड़ता है अच्छे कलाम के लिए? नहीं, कुछ कुछ शायर हैं अभी भी जी। और ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे अमजद अली अमजद हैं, पाकिस्तान। हाँ जी, वो हैं। जैसे यूँ तो क्या क्या नज़र नहीं आता, कोई तुमसा नज़र नहीं आता। तो ये जो कलाम है वो आसान है ऑडियंस को समझना, है ना। जो नज़र आते हैं नहीं अपने, जो है अपना नज़र नहीं आता। तो इसमें एक मयार भी है लेवल का, और उसमें ऑडियंस को समझने की भी गुंजाइश है। जैसे मैंने अभी उर्दू फेस्टिवल में ये गाया तो लोगों को बहुत मज़ा आया। अभी जो इसके पहले मैंने गज़ली जवानी अगर जावेदानी हो यारब, अभी लोगों को समझेगा ही नहीं कि जावेदानी समझेगा नहीं, तो आपको एक्सप्लेन करना है। पर अगर आर्टिस्ट ये सोचे कि देखिए हमने लैंग्वेज की भी तो खिदमत करनी है ना, बस पेट नहीं पालना है ना। एक हमारा अपना फ़र्ज़ यह है कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट कराना है। दूसरा ये है कि सोसाइटी में चेंज जब भी आया है, जब भी कुछ अच्छे शायर आए हैं, या तो अच्छे पोइट्स आए, या तो अच्छे फ़नकार आए हैं, तो ये जिम्मेदारी आर्टिस्ट की है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग कलाम लूँ, अलग अलग शायरों का काम लूँ। मतलब आप नए लोगों को गाती हैं? मैं नए लोगों को गाती, पुराने लोगों को भी गाती हूँ, बट उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको उसका एक्सपोजर हो, उनको मालूम तो पड़े कि क्या है। और मैं बता रही हूँ कि बहुत अभी जैसे उर्दू फेस्टिवल में मैंने कुछ लिया नहीं, एक सब छाप तिलक ले लिया जो मैंने पॉपुलर ले लिया, बाकी सब ओरिजिनल लिया। और लोगों को इतना मज़ा आया क्योंकि नई चीज़ें गाने वाले सिंगर भी नहीं है ना, उसमें हिम्मत लगती है क्योंकि पता नहीं ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। पर मेरे को ये पता है कि अगर आप अच्छे तरीके से गाएं, ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेनमेंट दे, थोड़ा एक उनको नॉलेज भी दें, तो वो भी तो भूखे हैं नॉलेज के लिए। अच्छा, ये एक कलाम होता है कंपोज किया हुआ, मतलब बहुत लोगों ने गाया है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे आप नए लोगों को भी गाती हैं, तो कहीं ना कहीं उस कलाम को खुद से कंपोज करना भी एक मसला होता है। जी, एक बात वो भी हो गई। दूसरी बात यह है कि अभी आपने मयार या स्टैंडर्ड की बात की, जहाँ फिल्मों के बारे में हमें ये आसानी से बता दिया जाता है कि फिल्म है, डिमांड है, सिचुएशन है, इसलिए हमको ये गाना रखना है। लेकिन आप दूसरी तरह की आज़ादी लेती हैं। तो आप, चूँकि आपने फिल्मों के लिए भी गाया है और आपकी अपनी गायकी का एक अपना अंदाज़ है, अपनी पहचान है, कंफर्टेबल कहाँ है ज़्यादा, और कहाँ आपको लगता है कि क्रिएटिविटी बहुत ईमानदारी से आपकी निभती है या आप निभा पाती हैं? जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक बसंत पर प्रोग्राम हुआ, तो मैंने उसको एक कॉन्सर्ट था, तो मैंने उसको बसंत में कन्वर्ट कर दिया कि मैं बसंत की ठुमरी लूँगी, सूफ़ी लूँगी, पोइट्री ले लूँगी हिंदी में, ताकि ऑडियंस को बसंत का पहलू जो है वो एक्सप्लेन करूँ, उनको उसमें मज़ा आए, है ना। तो ये मेरा खुद का चैलेंज है और लोगों को बहुत मज़ा आया। तो एज एन आर्टिस्ट बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फैक्शन होता है उसमें। और अगर हम अगर कभी पब्लिक शोज़ भी करते हैं जहाँ आम ऑडियंस भी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी 3-4 तो रखूँ ओरिजिनल, बाकी जो पॉपुलर है वो भी रखना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस को उससे एक होता, अरे उसने वो गाया, तो एक कनेक्शन होता है। वो उमराव जान की गज़ल या तो वो लता मंगेशकर की वो गज़ल है तो मेहदी हसन साहब की गज़ल, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अरे आपने वो बहुत अच्छी गाई। आपने शायद अच्छी गाई भी नहीं हो, बट बिकॉज आपने वो गाई तो उनका लगता है बस आप बड़े हो गए उसके लिए। तो ये बहुत अलग अलग तरीके का सोचने का ढंग है लोगों का। पर डेफिनेटली आर्टिस्ट को अपनी चीज़ गाने में जो लुत्फ़ आता है वो किसी और में तो आएगा ही नहीं। अभी छाप तिलक जैसी चीज़ है, वो छाप तिलक तो सैकड़ों आर्टिस्ट ने गाया है। अभी वो चीज़ इतनी ट्रेडिशनल है, निज़ामी ब्रदर्स अपने तरीके से गाएंगे, अभी इंदिरा नायक उनको कॉपी क्यों करें? इंदिरा नायक अपने तरीके से, बेसिक ट्यून तो वही रहेगा, है ना। बेसिक ट्यून छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिलाई के, वो भी वही गाएंगे, पर उसमें तरीके से बढ़त करना या तो उसमें वो अल्फाज का खेलना, उसमें शायरी भरना, उसमें शेर पढ़ना, वो उनका अंदाज़ अलग होगा, मेरा अंदाज़ होगा। तो मेरी खुद की विद्या कितनी है तो मेरा रियाज कितना है वो झलकेगा, और उससे मेरी क्वालिटी मालूम पड़ेगी लोगों को कि मरे वाह इसने अच्छी गाया या इसने बुरा गाया।
नहीं तो मेरा सवाल थोड़ा सा रह भी गया कि फिल्मों में जिस तरह से गवाते हैं लोग, वहाँ तो बल्कि म्यूज़िक पहले आता है, लिरिक्स बाद में आता है, फिर गायक आता है। ये मतलब वो पूरा उल्टा मरहला है मेरे लिए। वैसे में जब आपने गाया है फिल्मों के लिए, तो आप कितना कंफर्टेबल रही हैं? आपको क्या लगा है कि कहीं फंस तो नहीं गए हम आगे? देखिए, मैं ज़्यादा फिल्मी में मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि जो मैंने गाया वो अपना था। और कबीर का एक दोहा था, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, कि कोई डायरेक्टर को बहुत ही अच्छा लगा, तो उसने 1 रुपए का डिस्टर्बेंस नहीं बोला कि इसको चेंज करो, तो मैंने अपने तरीके से गाया। दूसरा एक गाना मैंने गाया वो या मार डाला था ना, वो जो बॉलीवुड का गाना था, वो संजय भंसाली का, देवदास का, उसका रीमिक्स गाया। तो उसमें फिर से एक्सटेम्पोर गाना था, तो वो गाना इतना ब्यूटीफुल था, उसमें मुझे एक्सटेम्पोर गाने को मज़ा मिला। पर डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि आजकल ट्यून भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितना वो बीट इम्पोर्टेंट है। पहले आती है बीट, फिर आता है ट्यून, फिर आता है लिरिक्स, और फिर आता है सिंगिंग। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली वो आपके सेंशुअल अर्जेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ना कि आपकी इंटेलिजेंस को। अभी भी जो गाने अच्छे चलते हैं वो मोह मोह के धागे, जो आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि आपके दिल के तारों को छूते हैं वो। तो अभी इस ज़माने में भी ऐसे ऐसे गाने आते हैं जो आपके दिल के तारों को छूते हैं, तो वो परमानेंट हिट्स होते हैं। और ये जो बीट वाले गाने हैं वो 4 महीने चलेंगे, फिर अगले महीने डीजे डिस्को में चेंज हो जाएगा गाना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वो पहले भी होता है। उसके बाद वो उसको कोई आज कुछ पूछता भी है क्या? नहीं। तो एक्चुअली पोएट्री इज़ द मेन। नहीं तो पोइट्री इज द मेन हो सकता है कि सिंगर के लिए हो, या फिर बहुत उसको समझने वाले के लिए, जो बहुत अच्छा सुनने वाला है उसके लिए भी हो। मैं आपका वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कलाम सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा कंपोजिशन बनाया और उसको लेके गई ऑडियंस के सामने। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ लोग म्यूज़िक में बह गए, बहुत सारी दाद दे दी, लेकिन कंटेंट कहीं और रह गया, कंटेंट नहीं पहुँचा, ऐसा होता है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि लोगों की अपब्रिंगिंग पर होता है। अगर आपको बचपन से एक्सपोजर है कि क्वालिटी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को पता है ये बिरयानी अच्छी है, बिरयानी अच्छी है, बचपन से आपने खाई, उसकी आपको वैल्यू है। वैसे संगीत के बारे में अगर माँ बाप बच्चों को एक्सपोज करें कि बेटा ये गज़ल है, ये ठुमरी है, ये क्लासिकल म्यूज़िक है, ये ध्रुपद धमार है, या तो ये वेस्टर्न है, माँ बाप सोचते नहीं है कि आप बच्चों को क्या सीख दे रहे, बस कुछ भी लगा लिया। दलेर में मैं नहीं बोली दलेर मेहंदी ख़राब है, मैं बता रही हूँ कि वो डिस्को गाना लगा लिया, या तो कोई गाना, उनको लगता है मेरे बच्चे को संगीत आ गया। वो संगीत उससे थोड़ी आता। हर एक को हर चीज़ में बच्चों को भी राइट आर्ट, राइट कल्चर, राइट कलर, सब कुछ से एक्सपोजर करना माँ बाप का इतना ही बड़ा जिम्मेदारी है माँ बाप की, तो तभी जाके ऑडियंस अच्छे बनते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑडियंस अच्छा होता है पर कलाकार उस लेवल है ही नहीं, तो ऑडियंस अच्छा होता और तैयारी नहीं है और सिंगर की अच्छा गाने की, तो वही घिसे पिटे गाने ले लेगा क्योंकि उसको तैयारी नहीं है ना। और कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस बहुत ख़राब है और सिंगर अच्छा आया, उसको तो जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा होता है कि अभी लास्ट वीक मेरा एक प्रोग्राम था तहरी में, इतने यंग क्राउड थे और मुझे गाना था गुरु के ऊपर, गुरु और सूफ़ी में और कबीर जी में और नानक जी ने, और पूरी तैयारी करके मेरे साथ कोरस था। और मैंने देखा यार 40 साल के भी बट लोग नहीं है, 25-30 वाले, तो मैं वहाँ अगर वो गुरु का लूँगी, एक ले लिया मैंने गुरु का क्योंकि वो कंसेप्ट था, बाकी तो मुझे छाप तिलक और धमाधम मस्कल नहीं लेना पड़ा। तो उनको भी खुश किया मैंने, और मैंने फिर अपने तरीके से धमाधम गाया, मैंने अपनी तरीके से गाया, तो अपना मैंने फ़र्ज़ निभाया। पर ऑडियंस को भी तो देना होता है, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं वो थोड़ी। तो ये 20-25 सालों से आपके मतलब गायकी का ज़माना है जो आपने इसको वक्त दिया है। इस ज़माने में बहुत लोग आए होंगे, गज़ल गायकी बदली होगी, तरह तरह के रंग आए होंगे। क्या महसूस किया है आपने इसमें, कैसे देखा है इस दौर को, गज़ल गायकी कैसे कैसे बदलती रही है? देखिए, पहले बॉलीवुड बहुत सपोर्ट करती थी गज़ल को, जैसे महेश भट्ट की पिक्चरें थी, सारांश, अर्थ, वो एक दौर था। तो अभी भी जो गज़लें चलती वो तभी बनाई हुई हैं। अभी भी आप पार्टी में जाओ तो हर बंदा सुनना चाहता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो सब गाने हैं। तो आ जाने की वो जो दौर की जो पीक गोल्डन पीरियड था गज़ल का, ठीक है ना। फिर जैसे बॉलीवुड में कम होता गया गज़ल का, या तो पोइट्री का, मतलब गज़ल बेसिकली पोइट्री है, जो उसका स्थान कम होता गया, तो ऑब्वियसली डाइल्यूट होते होते वो पार्टी सॉन्ग में तक पहुंच गई ये बात अभी। तो गज़ल बहुत कम फिल्म वाले इस्तेमाल करते हैं, तो फिल्म वाले कम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है उस पर पब्लिसिटी नहीं होती। गाना जब भी हिट होता है, जब भी उस पर 2 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी लगाओगे तो कोई ख़राब गाना भी हिट हो जाएगा, आप समझे। तो
प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक्सपोजर ही नहीं है, क्योंकि ये गज़लों के मार्केट पर कितना कोई पैसा लगाएगा। तो बहुत से अच्छे अच्छे गाने आते भी हैं पर पब्लिक तक पहुंचते नहीं है। तो गज़ल सुनना जहाँ बहुत स्टेटस की बात होती है या ये बताने की बात होती है कि देखो मेरा एक ज़ौक़ है, मेरा शौक़ है, मैं गज़लें सुनता हूँ, मैं उस तरह की चीज़ें नहीं सुनता हूँ, मतलब सो कॉल्ड एक ये भी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत क्रीम है सोसाइटी में। ऑब्वियसली हाँ। तो फिर क्या वजह है कि इस तरह की चीज़ों की मार्केटिंग नहीं है? आप कहाँ, मतलब क्या सोचते हैं इस बारे में? बेसिकली भी मतलब मास आप जैसे मार्केटिंग, लोग, हाँ। मास मार्केटिंग हो रही है ना, आप समझ गए। क्योंकि बहुत बार मेरे को ये दुख होता है कि जैसे बॉलीवुड में भी एक टाइप की फिल्म अगर हिट हो गई तो सब लोग उसी तरीके से फिल्म बनाना शुरू करते हैं। लोग सोचते नहीं कि मैं कुछ अलग करूं, या बहुत लोगों में कम रिस्क लेने की आदत है। ये तो बहुत बार कंपनीज में ऐसे लोग बैठे जो सॉरी टू से MBA हैं, उनको संगीत से कोई लेने देना नहीं, उनको सिर्फ ग्राफ देखने हैं कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। और जो गज़लें वगैरह हैं वो ओवरनाइट हिट नहीं होने वाली। अभी वो अदनान सानी का भी एक दौर था, याद है? वो भी कितना अच्छा रहा, पर क्या हुआ कि वो ख़त्म हुआ और उसमें जितना पैसा लगा था मे बी उतना मिला नहीं रिटर्न। तो वो फिर एक फेज आता है ना। पर उन्होंने भी जो गाया था तो कितना एक टाइम में वो नयापन था उसमें, राइट? कितना हिट हो गए थे, तो हम आगे और बात करेंगे, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि जो जिन नए लोगों को आपने गाया है उनमें से जिनका कलाम आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है कि वो कंपोजिशन बहुत अच्छी है या आपको अपने बहुत करीब है, तो ज़रा सा हमारे लिए गुनगुनाएं। इनकार करूं इकरार करूं, ये इश्क कहाँ जा छोड़े है, ये जी चाहे तब दिल तोड़े, ये जी चाहे दिल जोड़े है। जो अपना है वो सपना है, जो सपना है वो अपना है। मैं अपना सपना छोड़ भी दूं पर ये कब दामन छोड़े है। ये दीप्ति मिश्रा जी की गज़ल है जो मैंने गाई। फिर एक और है यूनिवर्सिटी की है। मुझे मेरे बचपन से कोई मिला दे, वो बचपन की मासूम खुशियाँ दिला दे। तो ऐसे कुछ कुछ पोइट्स हैं जो आज के दौर में भी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आसान लिखते हैं, जो लोगों को छू ले बातें। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग परफॉर्म करते हैं पूरी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, तो वो रिएक्शन किस तरह का होता है? कि इंडिया में हो सकता है कि उस भाषा को, उस लैंग्वेज को बहुत कम्युनिकेट करने वाले लोग एकदम सामने मौजूद हों, ऑडियंस बहुत कुछ समझ भी पा रही हो, लेकिन ऐसी ऑडियंस भी हो सकती है, हालांकि ये भी कहते हैं कि म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, वो म्यूज़िक है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इंडिया के बाहर और इंडिया में? इंडिया के बाहर मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा उसकी कदर करते हैं क्योंकि देश से दूर है। तो वो इंडिया वाले ही हैं, लेकिन इंडिया वाले ही हैं। बहुत बार मैं कोरिया भी गई हूँ, वहाँ तो साउथ कोरियंस थे, वहाँ मैंने कबीर गाया, बताइए। तो उनको इतना पसंद आया कि उसने अगले साल भी मुझे फिर से वो गाना गाने के लिए बुलाया, क्योंकि उनको बीट अच्छी रहेगी। वो मन लागो मेरो यार फकीरी में, तो उनको अपने उनका एक आरी रंगा करके गाना है, तो मेरे कोरस ने वो आरी रंगा उसमें जोड़ दिया और वो गाना सुपर डुपर सुपर हिट हुआ। तो उन्होंने दुनिया भर से 8 आर्टिस्ट बुलाए थे, तो मुझे रिपीट किया, समझ गए। तो वहाँ जैसे आपने बताया कि भाषा नहीं इम्पोर्टेंट है, पर जब भी मैं USA गई हूँ या यूरोप गई हूँ या कहाँ भी परफॉर्म की, साउथ अमेरिका गई हूँ, तो मैंने देखा है कि भारत से कुछ भी चीज़ आती है उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत कदर है। और USA में मैं देखा खास करके कि वहाँ अलीगढ़ एसोसिएशन के काफ़ी लोग हैं, तो वो बाकायदा गज़ल अच्छी सुनते हैं, ठुमरी सुनते हैं, और ऐसा ऑडियंस मिलता है, ताजुब होगा, क्योंकि इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं उसमें, तो वैल्यू और कदर बहुत होती है म्यूज़िक की। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं जान लूँ कि एक तो मौसीकी की तालीम है जिस पर थोड़ी सी आपने बात की, रोशनी भी डाल दी, इसके अलावा भाषा, ख़ास तौर से उर्दू का क्या रोल है कि या गाने वालों के लिए, कि सिर्फ आना चाहिए या स्क्रिप्ट भी आना चाहिए, बाकायदा वो पढ़ रहे हैं कलाम को सिलेक्ट करने का मसला? उर्दू तो हर हिंदी न्यूज़ रीडर वाले को भी पता आनी चाहिए जी, क्योंकि न्यूज़ रीडर वाले स्क्रिप्ट के साथ या बिना स्क्रिप्ट के, मैं उस तरह दोनों ज़रूरी है,
क्योंकि काफ कहाँ इस्तेमाल करना, या गाफ या गैन, या तो वो जो खूबसूरती है वो पढ़ने से ही आने वाली है। तो इस तरह की ट्रेनिंग है कहीं हमारे इंडिया में, मतलब चूंकि आप लोगों की तालीम है तो आप बता पाएंगे। मौलवियों से सीखना पड़ता है जी, या तो अच्छा, उर्दू अलग से। क्लासेस लेने पड़ते हैं। मैं तो, मेरे गुरु बहुत इस पर लता मंगेशकर ने भी बहुत बारीकी से उर्दू की तालीम ली, तो जाके वो जो गाई हैं, जो अल्फाज थे, या तो उनकी जो एक एक मुंह से हीरे निकलते थे, है ना, वो बात तभी बनती जब भी आप उस तरीके से उसको पेश करें, तो उसके लिए तालीम लेना बहुत ही ज़रूरी है। संगीत की हो या तो वॉइस की क्वालिटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल लोग इस पर अमल ही नहीं कर रहे, बस गाना गा रहे हैं, वो नहीं सोच रहे कि उसकी मिठास कैसे होनी चाहिए। अच्छा, ये भाषा को लेकर हालांकि ये सवाल थोड़ा सा आपको उटपटांग भी लग सकता है, कि मैंने इसलिए भी पूछा कि जब गज़ल सिंगिंग में ख़ास तौर से फीमेल सिंगर की बात होती है तो पाकिस्तान से बड़े नाम आ जाते हैं। मैं गज़ल सिंगिंग की बात कर रहा हूँ। इंडिया में शायद उस तरह नहीं होता है, या फिर मुझे मेरी मालूमात कम हो सकती है। आप कैसे देखती हैं फीमेल सिंगर को, गज़ल गायकी? देखिए, आप पाकिस्तान टेलीविज़न भी देखें तो वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गज़लों पर। हमारे देश में बॉलीवुड के अलावा और किस चीज़ में इम्पोर्टेंस है बताइए? तो हर एक की जो एक सर्च है वो मैं बॉलीवुड में फेमस हो जाऊं। तो कुछ जो थोड़े लोग हैं जो संगीत तो को आपकी ख्वाहिश कभी नहीं होती कि बॉलीवुड में फेमस हो जाऊं? मेरे को अपने तरीके से फेमस होना ना। अच्छा। मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो वॉइस में, अगर मैं उसमें कुछ जादू कर सकूं तो ग्रेट, बट मैं कोई ढांचे में अपने आप को डालूं जो मेरे को सूट नहीं होता है तो वेस्ट होगा मेरा भी और उनका भी, है ना। एक सवाल इस तरह से कि इस मुल्क में ही उर्दू पैदा हुई है, अब बहुत सियासी बातें भी हो रही हैं। सुषमा स्वराज को पाकिस्तान में जाके याद आता है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। आप लोग जिस ज़बान में गा रही हैं या जिस चीज़ को परफॉर्म कर रही हैं वो उर्दू का बहुत उससे लेना देना है, बहुत मजबूत या मुस्तहकम रिश्ता है। आप कैसे देखती हैं उर्दू को यहाँ ख़त्म करने की साजिश कैसे हुई है, कहाँ उर्दू है, और आप लोगों ने कितना बचा के रखा है, ऑडियंस तक कितना पहुँचाया या पहुँचाने में मदद कर पा रहे हैं उसको? पहले तो जो भी चीज़ें अच्छी लोगों को लगी है वो उर्दू से ही निकली हैं। आप प्यासा पिक्चर देखिए, या मुग़ल आज़म देखिए, या पाकीज़ा देखिए, या मदर इंडिया देखिए, हर उर्दू से ही उसका उन्वान हुआ है, उसकी स्क्रिप्ट है या तो उसमें जो गाने हैं, है ना, वो आम जनता पर दिल को छू तक पहुँचे हैं। ये जो बंटवारा हुआ ना कि हिंदी और उर्दू, एक्चुअली कुछ फासले है ही नहीं, वो क्रिएटेड हैं। और क्योंकि आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं वो उर्दू या हिंदी कहाँ जानते ही नहीं, तो बस वो रोमन में ध्यान दे रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि जो हमारे देश की भाषा है उसको अगर आप उसकी कदर नहीं करें तो अपनी आइडेंटिटी क्या है उसमें आपकी, दुनिया हमको उसके लिए पूछती है क्योंकि हमारे पास वेद है, हमारे पास पुराण है, हमारे पास जो संस्कार है, हमारे पास जो पोइट्री है, लिटरेचर है, और हम ही उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। तो ये जो भेदभाव किया है ना उर्दू और हिंदी में, वो तो सारा सा गलत है। और ये जब तक लोग अपनी भाषा पर फ़क्र नहीं महसूस करेंगे तभी तक ये भाषा बाहर नहीं आएगी। और इसका रोल इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उसको एक ही दर्जे पर लेना है। हिंदी को भी तो सेकेंडरी मानते हैं, उर्दू तो लोग, आप यंगस्टर्स को बोलो, कितने लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी अच्छी बोलूं, हर एक बोलता है मुझे इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, राइट। तो अभी जापानीज़ में जाओ तो हर एक अपनी जापानीज़ भाषा बोलेगा, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसको जापानीज़ आएगी। जिस दिन ये हमारे देश के लोगों में विचार बदलेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदी या उर्दू फिर इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, उस दिन हमारा देश ऊपर आएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बल्कि मेरा सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह से मैंने समझने की कोशिश की है कि कहीं कहीं मुझे देखने से ये महसूस होता है पंजाब का इलाका उर्दू का इलाका है, या इस तरह के दूसरे मतलब इलाके रहें उर्दू के इलाके रहें, लेकिन बहुत सारे गज़ल सिंगर ऐसे हैं या वहाँ से उन इलाकों से आते हैं जिनका उर्दू वाले इलाकों से या सो कॉल जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन बड़े अच्छे सिंगर हैं। कैसे, क्या, कहाँ देखते हैं मतलब इस बात को आप? जैसे जगजीत सिंह के बारे में आप कह सकते हैं कि चलिए उनका एक इलाका है, लेकिन ऐसे दूसरे सिंगर जो उन इलाकों से नहीं आते हैं लेकिन अच्छे से गा पाते हैं, अच्छे से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कर पाते हैं। हर बंदा कोई मेहनत जो करेगा उसका निकलेगा ही ना वो बात। हर चीज़ में मेहनत करनी है,
तो ही जाके वो, अभी आपको अच्छा दिखता है तो आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको है ना, या तो आपको अच्छा सिंगर बनना, आपको रियाज करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा गाना है तो आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी आप मेहनत करोगे उसका वही, उससे कोई लेना देना है कि आप बंगाल से आए हो या आप पंजाब से आए हो या आप साउथ से आए हो। आपकी खुद की तासीर, आपकी खुद की तड़प ही आपको आगे ले जाएगी, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अच्छे अल्फाज होना। और लाइक आप यूट्यूब में देखिए कितने वीडियो रोज़ बचते हैं, पर 99% लोगों को तो अल्फाज पर ध्यान ही नहीं देना है, उनको बस ट्यून कॉपी करके गाना है। ये नहीं सोचना है कि वो लिरिक्स की मीनिंग क्या है या क्यों है और कैसे मैं इम्प्रूव करूँ। तो जिस दिन से वो सोचने लगेगा वो तरक्की पे आपको आप हो जाएगा। चलिए, तो हमारी बातचीत एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जाते जाते आप अपनी पसंद का कुछ कलाम हमारे देखने सुनने वालों को। ए मिट्टी के दीवड़ो तुम सुनियो हमारी बात, आज पिया पिया आज पिया घर आएंगे, तुम जलियो जलियो तुम जलियो सारी रात, तुम जलियो सारी रात। नैना मिलई के नैना मिलई के सेना जलाई के, बात अधम कह लीनी मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के। बल बल जाऊं बला 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 बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं बल बल जाऊं बल 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 जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, अपनी सो रंग दीनी मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलई के। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आप तशरीफ़ लाई। तो नाजरीन, जैसा कि अभी हम गज़ल के बारे में, गज़ल गायकी के बारे में समाअत कर रहे थे और कुछ कलाम भी सुन रहे थे, हमारी मेहमान थी इंदिरा नाइक। इस तरह की तमाम दूसरी बातचीत देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.